हेलो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं विक्टोरियन एज के फेमस पोएट लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन को, जिनका की ड्यूरेशन है 1809 टू 1892। ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट राइटर्स ऑफ विक्टोरियंस बिकॉज ही मेड अ फाइन ब्लेंडिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड पेसिमिज्म। वह जो है वो विक्टोरियन एज के जो हैं वो बेस्ट राइटर हैं, क्योंकि उन्होंने ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म दोनों का यूज़ किया है। ही इज़ द मोस्ट सेंसिटिव टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू। He became the poet laureate after Wordsworth's death in 1850। वह वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद 1850 में पोएट लॉरिएट बने। He said, उन्होंने कहा, I do not think that since Shakespeare there has been such a master of the English language as I। उनके important works, poems by two brothers, written with his brother Charles Tennyson at the age of 17। इन्होंने यह पोएम 17 वर्ष की आयु में अपने भाई चार्ल्स टेनिसन के साथ में लिखा। नेक्स्ट वर्क है टिम्बकटू। ही रोट इट इन स्कूल एंड वून द चांसलर्स गोल्ड मेडल इन 1829। उन्होंने इसे 1829 में लिखा अपने जब वो स्कूल में थे, और उन्होंने इसके लिए चांसलर्स गोल्ड मेडल भी जीता। नेक्स्ट पोएम है मैरियाना 1830। इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ वुमन नेम्ड मैरियाना हु कंटिन्यूसली लैमेंट्स अ लैक ऑफ कनेक्शन विद सोसाइटी। इसमें एक वुमेन की स्टोरी है जिसका कि नाम मैरियाना है, और वह जो शोक व्यक्त करती है कि उसका अब सोसाइटी से कोई कनेक्शन नहीं रह गया। नेक्स्ट वर्क है लोटस ईटर्स 1832। इट वाज इंस्पायर्ड बाय हिज ट्रिप टू स्पेन विथ हिज फ्रेंड आर्थर हेलम। जब वो अपने दोस्त के साथ, आर्थर हेलम जो उनका दोस्त है, उसके साथ जब वो स्पेन गए थे, तो उसके बाद वो इंस्पायर्ड होकर ये पोएम लिखे थे। द रेफरेंस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम होमर्स यूलिसिस और ओडिसी। इस पोएम का जो रेफरेंस है वो होमर के यूलिसिस और उसका दूसरा नाम जो ओडिसी है उससे लिया गया है। Poem is based on a portion of Homer's Odyssey in which audacious men are fed lotus plants and becomes mesmerized by the land onto which they have stumbled। इस पोएम में क्या है कि जो ओडेसियस के जो लोग हैं, उन्होंने अब लोटस प्लांट्स खा लिया है और वो मेस्मराइज हो गए हैं उस लैंड में जहाँ पे वो रुके हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रोजन वार के बारे में जान लेते हैं। प्रियम the prince of Troy eloped with Helen, the most beautiful woman in the world, and she was married to Melanus, the king of Sparta। हेलेन जो है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है, जिसका कि शादी हो गया है मेलानस से, जो कि राजा है स्पार्टा का। वो भाग कर शादी कर ली है, भाग गई है प्रायम के साथ, जो कि प्रिंस है ट्रॉय का। इट रिजल्टेड इन वार एंड यूलिसिस टुक द साइड ऑफ हेलेन्स हस्बैंड। इसके चलते क्या होता है कि वार हो जाता है और यूलिसिस जो है वो हेलेन के हस्बैंड के साइड से लड़ रहा है। सो द इंटायर ग्रीक अटैक द ट्रोजन्स। पूरे जो ग्रीक लोग हैं वो सभी अटैक करते हैं ट्रोजन में। दिस वार वेंट ऑन फॉर 10 ईयर्स, और ये जो युद्ध है वो 10 साल चलता है। यूलिसिस वाज अ वॉरियर हु फॉट इन द बैटल ऑफ ट्रॉय। यूलिसिस एक योद्धा है जो कि बैटल ऑफ ट्रॉय में लड़ता है। आफ्टर द वार यूलिसिस वाज रिटर्निंग टू हिज किंगडम इथाका। यूलिसिस जो है कि अब क्योंकि अब वार ख़त्म हो गया है, तो अपना किंगडम जो अपना राज्य उसका इथाका है वहाँ वापस लौट रहा है। ही लॉस्ट हिज वे फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स व्हेन ही कम्स अक्रॉस वेरियस प्रॉब्लम्स। वह जब वापस लौट रहा था तो वह 10 सालों के लिए वो अपना रास्ता खो गया था, और उसके इस समय वह कई सारे समस्याओं से जूझा। होमर्स इलियड इज द स्टोरी ऑफ वार। होमर की जो इलियड है उसमें स्टोरी है वार का, वार ऑफ ट्रॉय का। वेयर एज जबकि ओडिसी इज द स्टोरी ऑफ यूलिसिस एडवेंचर। ओडिसी जो उसका बुक है होमर का, उसमें यूलिसिस के जो एडवेंचर हैं उसका स्टोरी है। पोएम डील्स विथ यूलिसिस एंड हिज पीपल, दोज हु आर थर्स्टी हंग्री एंड आर स्टिल रोइंग इन द ओशियन विथ नो एम। यह पोएम बात करती है यूलिसिस की और उसके लोगों की, जो कि थर्स्टी हैं, हंग्री हैं, और वो अभी भी समुद्र में चल रहे हैं, उनका कोई लक्ष्य नहीं है। द कैप्टन यूलिसिस सीज अ लैंड फ्रॉम अ फार डिस्टेंस एंड मोटिवेट्स हिज पीपल टू हैव करेज पॉइंटेड टूवर्ड्स द शोर। जो कैप्टन यूलिसिस है वो दूर से एक लैंड देखता है और वो अपने लोगों को मोटिवेट करता है कि अब किनारा आ गया है, तो थोड़ा साहस लाएं अपने अंदर। इस पोएम का ओपनिंग लाइन है करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टूवर्ड द लैंड।
नेक्स्ट लाइन है, दिस मॉन्टिंग वी विल रोल अस सोवर्ड सून। दे स्टार्टेड सेलिंग विद देयर फुल एनर्जी एंड फाइनली दे रीच द आइलैंड। वो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ वो सेल करते हैं, अपने जहाज़ को चलाते हैं और वो फाइनली वो लैंड पे पहुंच जाते हैं, आइलैंड पे। दे वर वेरी हंग्री एंड दे फाउंड सम फ्लावर्स विच लुक लाइक लोटस। वो लोग बहुत भूखे हैं, उन्होंने एक कुछ फूल पाया जो कि लोटस के जैसा दिखता था। सो दे स्टार्टेड ईटिंग दोज फ्लावर्स एंड सूम बिकम इंटॉक्सिकेटेड। उन्होंने तुरंत से वो फ्लावर खाना शुरू कर दिया और वो इंटॉक्सिकेटेड हो गए। राइटर टोल्ड अस दैट द फ्लावर विच लुक लाइक अ लोटस वाज ओपियम। राइटर में बताते हैं कि जो फूल जैसा, जो लोटस जैसा जो फूल दिख रहा था, वो एक्चुअली में ओपियम था। सो दे बिकेम वेरी नम, वेरी लेजी एंड स्लम्बर टुक द प्लेस ऑफ देयर एनर्जी। अब वो वाला फ्लावर खाने के चलते ये लोग क्या बहुत सुस्त हो चुके हैं और उनकी एनर्जी की जगह पे अब उन्हें नींद आ रही है। दे वर लाइंग एट द बीच इंजॉइंग द कोल्ड ब्रीज लुकिंग एट द स्काईलार्क एंड टॉकिंग अबाउट लाइफ। वो क्या है कि वो समुद्र के किनारे बीच पे पड़े हुए हैं, कोल्ड ब्रिज को एंजॉय कर रहे हैं, स्काईलार्क को देख रहे हैं और अपने लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। दे से दैट ह्यूमन लाइफ इज़ टू एंजॉय, टू फॉल इन लव, टू बी विथ फैमिलीज एंड रिलेटिव्स एंड नॉट टू गो फॉर एडवेंचर्स एंड एक्सप्लोरेशंस। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन लाइफ है वो एंजॉय करने के लिए है, प्यार करने के लिए है, अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए है, ना कि एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन करने के लिए। So their opinion is we must not waste our time by going for exploration and we should not work hard. तो उनका यह सलाह है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करें एक्सप्लोरेशन में जा कर के और कोई हार्ड वर्क करके। So the philosophy is God has given us life to enjoy and to be happy. तो उनका ये फिलॉसफी है कि भगवान ने हमें जीवन दिया है इंजॉय करने के लिए और खुश रहने के लिए। But in the last lines they say that no, we are humans, a superior race. लेकिन लास्ट में वो कहते हैं कि नहीं, हम मानव हैं, एक सुपीरियर रेस हैं। वी आर बेटर पीपल एंड ह्यूमंस आर नोन टू वर्क फॉर देयर जनरेशंस। हम बेटर लोग हैं और ह्यूमंस को जाना जाता है अपने जनरेशंस के लिए काम करने के लिए। सो वी मस्ट वर्क हार्ड गोइंग फॉर एक्सप्लोरेशन एंड सर्च। इसीलिए हमें वर्क हार्ड करना पड़ेगा, एक्सप्लोरेशन के लिए जाना पड़ेगा और कुछ नया खोजना ही पड़ेगा। इंपॉर्टेंट लाइन है, म्यूजिक दैट जेंटलियर ऑन द स्पिरिट लाइज देन टायर्ड आई लिड्स अपॉन टायर्ड आईज। नेक्स्ट वर्क है यूलिसिस 1842। इट्स अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। यह एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है वेयर अ कैरेक्टर स्पीक्स विदाउट इंटरप्शन, जहाँ पे कैरेक्टर बोलता है बिना किसी इंटरप्शन के, उसे कोई नहीं रोकता। इट गिव्स एन ऑप्टिमिस्टिक मैसेज, यह हमें एक पॉजिटिव मैसेज देता है। इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट द मोटिवेशन बिकॉज दिस वाज द टाइम ऑफ कोलोनाइजेशन। यह मोटिवेशन देता है क्योंकि यह टाइम था कोलोनाइजेशन का। द इंग्लिश फ्लीट वाज स्क्रॉलिंग द वर्ल्ड सर्चिंग एक्सप्लोरिंग एंड कोलोनाइजिंग। जो इंग्लिश फ्लीट थी, जो अंग्रेजी समुद्री बेड़ा था, वो पूरे वर्ल्ड को स्क्रॉल कर रहा था, खोज रहा था, एक्सप्लोर कर रहा था और उसे जो जहाँ पे नया जगह मिला था उसको कोलोनाइज कर रहे थे। इट इज़ द स्टोरी ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ ट्रोजन वार, यूलिसिस। यह ट्रोजन वार के सबसे महान योद्धा यूलिसिस की स्टोरी है। अ पोएम एक्सप्रेसिंग द नीड फॉर गोइंग फॉरवर्ड एंड ब्रेविंग द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ। यह एक पोएम है जो हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत के बारे में बताती है और जो जीवन के जो स्ट्रगल्स हैं उन्हें ब्रेवली, साहस से उन्हें उनका सामना करने के बारे में बताती है। When this monologue starts, Ulysses is sitting next to his wife and he is depressed. He says this should not be the end of my life. जब यह मोनोलॉग शुरू होता है तो यूलिसिस जो है वो अपनी पत्नी के बगल में बैठा हुआ है और वह काफ़ी डिप्रेस्ड है। वह कहता है कि यह मेरे जीवन का अंत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। दिस इज माई सन, माइन ओन टेलीमैकस, to whom I live, the scepter and the eisel. It is not too late to seek a newer world. How dull it is to pause, to make an end, to rust unburied, not to sign in use. इसका क्लोजिंग लाइन है,
made weak by time and fate, but strong in will, to strive, to seek, to find, and not to yield. नेक्स्ट वर्क है बेगस मेड 1842। दिस टेल इज इंस्पायर्ड बाय लीजेंड। यह जो टेल है वो एक लीजेंड से इंस्पायर है। A 16th century ballad that tells of an African king, Cophetua, and his love for the beggar Penelophon। यह एक 16th सेंचुरी बैलाड है जो एक अफ्रीकन किंग कोफेटुआ के बारे में बताता है और उसका जो लव है एक बेगर जिसका कि नाम पेनेलोफोन है उसके बारे में। Struck by love at first sight, Cophetua decides that he will either have the beggar as his wife or commit suicide। जब जो अफ्रीकन किंग है जो जब इस बेगर को देखता है तो उसे लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, पहली नज़र में उसे प्यार हो जाता है और वह डिसाइड करता है कि या तो वह उससे शादी करेगा या तो फिर सुसाइड कर लेगा। नेक्स्ट पोएम है ब्रेक 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 1842। एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हेलम। यह एक एलिजी है जो कि लिखा गया था आर्थर हेनरी हेलम के डेथ पे। नेक्स्ट वर्क है लेडी ऑफ सैलोट 1842। इट इज़ अ बैलाड बेस्ड ऑन अर्थरियन लीजेंड। यह एक बैलाड है जो कि बेस्ड है अर्थरियन लीजेंड पे। अर्थरियन लीजेंड मतलब जो भी सारी स्टोरीज जो रिलेटेड हैं किंग आर्थर से। स्टोरी ऑफ अ लेडी, शी वॉज लॉक्ड इन अ टावर विद द कर्स दैट इफ शी ट्राइज टू लुक फॉर हर लवर विल डाई। यह एक लेडी का स्टोरी है जिसे कि लॉक कर दिया गया है एक टावर में एक श्राप के साथ कि अगर उसने अपने लवर को देखने की कोशिश की तो उसका जो लवर है वो मर जाएगा। सो सी लुक्स एट हिज लवर थ्रू रिफ्लेक्शन। इसीलिए वो अपने लवर को उसके रिफ्लेक्शन के माध्यम से देखती है। इट शोज दैट द ब्यूटी और एस्थेटिक्स हैज़ बीन लॉक्ड। यह बताता है कि जो ब्यूटी है उसे लॉक कर दिया गया है। इट इज़ ए सटायर ऑन विक्टोरियन आइडियोलॉजी। यह विक्टोरियन आइडियोलॉजी पे एक सटायर है। नेक्स्ट वर्क है लॉक्सली हॉल 1842। डील्स विद द स्टोरी ऑफ अ रिजेक्टेड लवर नेम्ड विलियम जोन्स। यह रिजेक्टेड लवर के एक स्टोरी से डील करता है जिसका कि नाम है विलियम जोन्स। नेक्स्ट वर्क है पैलेस ऑफ आर्ट 1842। टेनिसन डिस्क्राइब्स एंड कंडेम्स द स्पिरिट ऑफ एस्थेटिसिज्म whose sole religion is the worship of a beauty and knowledge for their own sake and which ignores human responsibility and obligations of one fellow man। जो टेनिसन है वो डिस्क्राइब करते हैं और दोष लगाते हैं वो एस्थेटिसिज्म के स्पिरिट पे जिसका कि सोल रिलीजन है खुद के लिए ब्यूटी का वर्शिप करना, ब्यूटी और नॉलेज का वर्शिप करना, जिसके कारण वह एक आदमी के ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्लिगेशंस को वो इग्नोर करता है। नेक्स्ट वर्क है प्रिंसेस 1847। इट इज़ रिटन इन ब्लैंक वर्स एंड इट इज़ अ नैरेटिव पोएम। यह ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और यह एक नैरेटिव पोएम है। इट कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्स 30,000 लाइन्स एंड डील्स विद द वुमेन्स इमेंसिपेशन। यह महिलाओं की आज़ादी की बात करता है। पोएम अबाउट वुमेन्स राइट एंड वुमेन्स केयर। यह महिलाओं के अधिकार और उनके केयर के बारे में बात करता है, बताता है। बट ही ऑल्सो मेंशन्ड दैट शी मस्ट ओबे द हस्बैंड और मेल बिकॉज मेल हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन वह यह भी मेंशन करते हैं कि जो वुमेन है उन्हें ओबे करना चाहिए अपने हस्बैंड को और मेल को क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर होती है उनसे। नेक्स्ट वर्क है टीयर्स आइडियल टीयर्स 1847। वन ऑफ द मोस्ट वर्जिलियन ऑफ टेनिसन्स पोएम। का मतलब है कि टेनिसन के सभी पोएमों में इस पोएम में सबसे ज़्यादा वर्जिल का इफेक्ट दिखता है। रिटेन बाय हिम व्हेन ही विजिटेड टिंटन एबे। उसने यह लिखा जब वो विजिट किया था टिंटन एबे। नेक्स्ट वर्क है इन मेमोरियम AHH 1850। इसका ओरिजिनल टाइटल है वे ऑफ द सोल। पोएम कंसिस्ट ऑफ 131 सेक्शंस, 1 प्रोलॉग एंड 1 एपिलॉग। Written on the death of Cambridge friend Arthur Henry Hallam, died in 1833. It was completed after 17 years of death. यह पोएम उसने अपने कैम्ब्रिज के जो उसके दोस्त थे आर्थर हेनरी हेलम उसके डेथ पे लिखा था जिनकी मृत्यु 1833 में हुई थी और यह उसकी मृत्यु के 17 साल के बाद उसने इस पोएम को कंप्लीट किया। He laments the death of his best friend and talks about the loss of his friendship and love. वह अपने बेस्ट फ्रेंड की डेथ पे शोक व्यक्त करता है
और वह बताता है कि उसने अपना प्यार और जो दोस्त है वो खो दिया है। ही कॉल्स हिम द इनोसेंट जेंटल सेफर्ड। वह उसे इनोसेंट जेंटल सेफर्ड भी कहता है। ही ऑल्सो कंपेयर्ड हिम टू द गॉड वेनस। वह उसे गॉड वेनस से भी कंपेयर करता है। इन दिस In this work, he has written some stanzas which were primarily known as Tears, Ideal Tears. उसने इस वर्क में पहले कुछ स्टैंजाज लिखे थे जिसे कि टीयर्स आइडियल टीयर्स के नाम से जाना जाता था। अनदर स्टैंजाज वाज कॉल्ड ब्रेक ब्रेक ब्रेक। दूसरा स्टैंजा है जो उसे ब्रेक 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 जिसका नाम है। Here he is standing on the shore of the ocean looking at the roaring waves which are thrusting themselves on the rocks. इस स्टैंजा में वो खड़ा है समुद्र के किनारे पे और वह देख रहा है रोरिंग वेव्स को जो अपने आप को थ्रस्ट कर रहे हैं रॉक्स पे। इट सीम्स दैट द ओशियन इज ऑल्सो अनहैप्पी अबाउट द सडन डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र जो है वो भी दुखी है उसके जो दोस्त की है उसकी अचानक मृत्यु पे। पोएट्स इमोशंस आर एसिमुलेटेड विथ वेव्स ऑफ ओशियन। जो पोएट का जो इमोशन है वो ओशन के वेव के साथ मिल जाता है, एसिमुलेट हो जाता है। बाय द एंड ऑफ द पोएम द स्पीकर रीएम्ब्रेसेस अ क्रिश्चियन विजन ऑफ आफ्टर लाइफ। इस पोएम के लास्ट में स्पीकर जो है क्रिश्चियन में जो आफ्टर लाइफ होते हैं उसके बारे में बात करता है। नेक्स्ट वर्क है द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड 1854, अ नैरेटिव पोएम। द वर्क डील्स विद द क्रीमियन वॉर, स्पेशली द बैटल ऑफ बैलाक्लावा। जो वर्क है ये क्रीमियन वॉर के साथ डील करता है, स्पेशली यह बैटल ऑफ बालाक्लावा के बारे में बताता है। इट इंस्पायर्ड रुडयार्ड किपलिंग टू राइट अ सीक्वल ऑफ द पोएम। यह इंस्पायर करता है रुडयार्ड किपलिंग को इसका एक सीक्वल लिखने के लिए इस पोएम का, जिसका कि नाम है द लास्ट ऑफ द लाइट ब्रिगेड। नेक्स्ट पोएम है मॉड 1855। यह एक क्लोजेड ड्रामा है। नेक्स्ट वर्क है डिफेंस ऑफ लखनऊ 1857। इट डील्स विद द सीज ऑफ लखनऊ, वन ऑफ द टेरिबल इंसिडेंट्स ऑफ द इंडियन म्यूटेनी। यह 1857 की जो इंडिया में क्रांति हुई थी उसके बारे में बताता है। इट लास्टेड फॉर 87 डेज। यह 87 दिनों तक चला था। ही इज डिपिक्टिंग द इवेंट्स दैट लेड अप टू द फर्स्ट डे ऑफ इंसिडेंट्स दैट हैपेंड। वह इवेंट्स को डिपिक्ट करता है जिसके कारण इंसिडेंट्स का पहला दिन जो स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट वर्क है टिथोनस 1859, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग टॉकिंग अबाउट द किंग टिथोनस हु यर्न्स फॉर डेथ आफ्टर फेसिंग ओल्ड एज। एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें किंग टिथोनस के बारे में बात होता है जो अब मौत की दुआ मांग रहा है, मौत चाह रहा है क्योंकि वह अब ओल्ड एज में है। ही एड्रेसेस द गॉडेस ऑफ डाउन ईओस। वह जो गॉडेसेस ऑफ डाउन है ईओस उसको एड्रेस करता है। एनॉच आर्डन 1864 यह एक नैरेटिव पोएम है। आइडियल्स ऑफ द किंग 1885 रिटन इन ब्लैंक बस। ये ब्लैंक बस में लिखा हुआ है। अ साइकिल ऑफ 12 नैरेटिव पोएम्स विच रिटेल्स द लीजेंड ऑफ किंग आर्थर। यह एक 12 नैरेटिव पोएम का एक साइकिल है जो कि किंग आर्थर के लीजेंड को फिर से कहते हैं। इट एंड्स विद द डेथ ऑफ आर्थर विद द हैंड ऑफ मॉडरेड। यह एंड होता है आर्थर के डेथ से जिसकी की मृत्यु होती है मॉडरेड के हाथों, जो कि उसका इलिजिटिमेट सन है। आर्थर लैमेंट्स हिज फेलियर टू क्रिएट अ परफेक्ट किंगडम। इडियट आर्थर जो है वो पछताता है कि वह एक परफेक्ट किंगडम नहीं डेवलप कर पाया। इंपॉर्टेंट लाइन है द ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मेनी वेज। नेक्स्ट वर्क है क्रॉसिंग द बार 1889, टॉकिंग अबाउट डेथ बाय यूजिंग एक्सटेंडेड मेटाफर टू कंपेयर डेथ विथ क्रॉसिंग ऑफ सैंड बार। यह डेथ के बारे में बात करता है एक्सटेंडेड मेटाफर का यूज करके, जिसमें वह डेथ को कंपेयर करता है क्रॉसिंग ऑफ सैंड बार से। थैंक यू।